जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स। स्वागत है आपका जय जी डिफेंस वॉरियर्स में। और हम कवर करने वाले हैं जियोग्राफी, जहाँ से हमने हमारा टॉपिक छोड़ा था। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आज क्या है। आज 2 अगस्त है। देन 15 अगस्त को हमें 75 ईयर्स हो जाएंगे इंडिपेंडेंट हुए। और सबसे पहले आप अपने घर में हर घर तिरंगा जो ये चल रही है इनिशिएटिव, क्योंकि मैं भी अपने घर पे लगाऊंगी, तो आप सब भी अपने घर पे जरूर एक फ्लैग लगाना, क्योंकि आज 2 अगस्त इस दिन हमारा फ्लैग बना था। और 15 अगस्त 1950 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन फ्लैग को एक तरह से सम्मान किया गया था और उसे लिया गया था। ठीक है, तो आपने वीडियो शायद अगर नहीं देखी हो तो उस वीडियो को जरूर देखना, जो आज हमने 2 अगस्त के ऊपर बनाई है कि आज 2 अगस्त क्यों खास दिन है और तिरंगा क्यों इतना खास है। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम खुद ही आपसे मोटिवेट होंगे। ठीक है, हम तो खुद सेल्फ मोटिवेट है ही हैं, लेकिन हम आपसे भी मोटिवेट होंगे, क्योंकि आप इस वीडियो को शेयर लाइक अगर करोगे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमें अपने अंदर एक करेज आएगा कि नहीं हमें करना है और हमें अच्छे अच्छे कंटेंट्स अपने स्टूडेंट्स के लिए लेकर आने। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। और चलो इसी के आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना आज का टॉपिक, जो हमने कल छोड़ा था। तो आज हम कवर करने वाले हैं भारत के खनिज के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम भारत के खनिज की बात करें, ठीक है, तो अगर जो खनिज पदार्थों को अगर हम खनिज पदार्थ की बात करें, जो खनिज पदार्थ हैं उन्हें कहाँ से निकाला जाता है, आयशक से निकाला जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जो खनिज होते हैं। ठीक है, तो खनिज मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, खनिज मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा धात्विक खनिज और एक होता है अधात्विक खनिज। ठीक है, जिसमें कि जो हमारा पहला है जिसे हम कहते हैं मेटेलिक मिनरल्स। क्या बोलते हैं? मेटेलिक, एक मिनट मेटेलिक मिनरल्स जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या आता है, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा खनिज, लोहा मिश्र धातु, ये सब इसमें आते हैं। अगर हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करें, जिसमें कि कोयला खनिज, तेल, पेट्रोलियम, नाइट्रेट, फास्फोट, पोटस, गंधक, हीरा, पन्ना, नीलम, नमक, गंधक, बालू, कंकड़, इनकी बात करते हैं हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स में। और मिनरल्स में हम उनकी बात करते हैं जो हल्की धातु है, लोहा खनिज धातु है, गैर लोहा धातु है और बहुमूल्य धातु है, अगर हम उनकी बात करें। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे आयशक की। अगर हम बात करें जो कुछ उससे पहले हम इसमें ध्यान देते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं खनिज आयशक के रूप में निकलते हैं, जिनमें अशुद्धियां होती है। बिल्कुल सही बात है, आयशक से अशुद्धियों को दूर करने को धातु क्रम कहते हैं। मतलब अगर हम किसी आयशक से किसी अशुद्धियों को दूर कर देते तो उसे क्या कहते हैं, धातु क्रम कहते हैं, क्योंकि उसकी वो अशुद्धि दूर हो जाती है। अगर हम बात करें जो मेन आयशक होते हैं, ठीक है, मेन अगर आयशक की बात करें, एक होता है हमारा Fe3O4, ठीक है, जिसे कहते हैं मैग्नेटाइट। Fe30O4 जिसे हम कहते हैं मैग्नेटाइट। ये आप एक बार नोट कर लीजिएगा किसी कॉपी में। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा। अब उसके बाद एक आता है हमारा Fe2O3, इसे हम कहते हैं हेमेटाइट। ठीक है, एक था हमारा Fe3O4 जिसे हम कहते थे मैग्नेटाइट, और एक है हमारा Fe2O3 जिसे कहते हैं हम हेमेटाइट। ये जो दोनों हैं, ये एक मतलब मैन आयशक है किसके लिए, जो हमारे खनिज पदार्थ हैं उनके लिए। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं, खनिज जंगली और पठारी भागों में पाए जाते हैं, जहां आदिवासी निवास करते हैं। बिल्कुल सही बात, इनकी अज्ञानता का लाभ उठाते हुए खनिज का अनियमित तरीके से दोहन किया जाता है। और खनिज बहुमूल्य राज्य जो पिछड़े हुए राज्य हैं उनमें पाए जाते हैं। और वास्तव में जो खनिज का समुचित दोहन है वो एक तरह से विकास का आधार है, जिससे कि विकास का आधार, जिससे इकोनॉमिक बढ़ती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जहाँ पे सबसे सर्वाधिक खनिज संपन्न राज्यों की अगर हम बात करें, ठीक है, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हम भारत की बात करें, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, असम, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा, जो कि एक तरह से क्या है,
संपूर्ण संपन्न राज्य है सर्वाधिक खनिज के लिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट आगे चलते हैं। अगर हम बात करें कि कुछ प्रमुख मतलब कुछ मेन सेंट्रल होते हैं खनिज पदार्थ के, एक होता है हमारा पूर्व सोवियत संघ, ये सुना होगा। ठीक है, ब्राजील में है, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, देन साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका। इनमें क्या है, एक मतलब बहुत प्रमुख खनन केंद्र है इनके खनिज पदार्थ के, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जहाँ पे सबसे ज्यादा खनन आता है। ठीक है, अगर हम बात करें राजस्थान, अगर राजस्थान को खनिजों का अजय घर मतलब म्यूजियम ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ गया कि म्यूजियम ऑफ मिनरल्स किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, राजस्थान को कहते हैं। अगर दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर कहते हैं, और कोयला सबसे महत्वपूर्ण खनिज माना जाता है, और 2/3 ऊर्जा आवश्यकता उन्हीं से पूरी की जा सकती है जिनमें कि एक ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम खनिज पदार्थों की बात करते हैं, मैग्नीज की बात करें। ठीक है, जो मैग्नीज है, एक होता है हमारा प्यारो प्यारोल्यूसाइट, सिलोमिलन, ये जो होते हैं मतलब इसके मुख्य आयसक होते हैं खनिज के। ठीक है, जो ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, चीन, इन सब में पाए जाते हैं। ठीक है, और इन सब में क्या कहते हैं, जो लोहा आयस्क की अगर हम बात, अभी तो मैग्नीज की बात कर रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले नंबर पे आता है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, सेकंड नंबर पे हमारा आता है यूक्रेन, तीसरे नंबर पे आता है ब्राजील, फोर्थ नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, चीन। और जो मैग्नीज होते हैं, ठीक है, मैग्नीज में जो 6 रैंक है वो हमारे इंडिया की रैंक है। ठीक है, और अगर हम बात करें लोहे की, ठीक है, अगर हम लोहे की बात करें तो 4th रैंक पे हमारा भारत है, और जो सबसे पहले नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पे ब्राजील, थर्ड पे चीन, फोर्थ पे भारत, और जो 5th नंबर पे वो है रूस। ठीक है, जहाँ पर सबसे ज्यादा लोहा आयस्क पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट, इसे मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ, 1 मिनट। अगर हम बात करते हैं कोयला प्रमुख संसाधन की बात करें, जो साधन है कोयला प्रमुख के, ठीक है, अगर उसकी बात करते हैं तो इसमें क्या है, पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज है, ठीक है, उसमें 1774 में सर्वप्रथम यहीं से कोयला उत्खनन प्रारंभ हुआ था, और ये भारत की सबसे बड़ी कोयला खदान है। ठीक है, जहाँ पर अभी कोयला जो उत्खनन प्रारंभ हुआ था 1774 में पश्चिम बंगाल में, वो सबसे बड़ी खदान है, जिसे कहते हैं आसनसोल, पश्चिम बंगाल, जहाँ पर एक बरकरार नदी घाटी है, वहां से इसे लिया जाता है। और झारखंड में झारिया, बोकारा और रामगढ़, करेनपुर, और जो डल्टनगंज है, उड़ीसा में तलवर और ब्राह्मणी नदी घाटी, वहां से ये सब निकाले जाते हैं, और ये वहां पर क्या है, मिलते हैं। ठीक है, अगर हम कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण की बात करें 1972 और 1973 में, जो कोयला उद्योग का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है, वो सार्वजनिक उद्योग की 2 कंपनियों ने एक तरह से कोयला उद्योग की जिम्मेदारी सौंपी थी, जो कि कोयला उद्योग एक तरह से जो राष्ट्रीयकरण के लिए यूज किया जाए। और सबसे पहले आता है कोल इंडिया लिमिटेड, और कोल इंडिया लिमिटेड एक मतलब भारत रत्न, महाभारत रत्न है ना, एक तरह से ये महारत्न कंपनी, सॉरी हाँ, महारत्न कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, इसे महारत्न कंपनी का अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, महारत्न। और जो अगर हम बात करें मतलब अभी रिसेंटली में 12 महारत्न कंपनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 12 महारत्न कंपनी है, ये ध्यान रखना। और अगर हम बात करें जो विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है, ठीक है, जिसमें से लिग्नाइट की भारत में प्रमुख खदान है, ठीक, इसकी लिग्नाइट की ध्यान रखना। ठीक है, तमिलनाडु हो गया, उत्तराखंड हो गया। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, उत्तराखंड हो गया। और अब हम बात करते हैं लोहा। ठीक है, जो ये लोहा होता है ये एक उद्योग का आधार है, और लोहे के मूलभूत 2 आयस्क होते हैं, एक होता है हमारा हेमेटाइट, एक होता है मैग्नेटाइट, जो अभी हमने बात करी थी। ठीक है, जो प्रमुख मुख्य आयस्क होते हैं लोहे के, अभी हमने बात करी थी। Fe, अभी मैंने आपको बताया था मैग्नेटाइट, Fe, 1 मिनट, Fe2, 1 मिनट, ये सही सही नहीं चल रहा है क्या पेन, Fe3O,
O4, इसे हम कहते हैं मैग्नेटाइट। अगर हम हेमेटाइट की बात करें, हेमेटाइट हमारा क्या होता है Fe2O3, ये क्या होता है हेमेटाइट। अभी हमने बात की थी, लोहा के बहुत प्रमुख आयस्क है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और लोहा उत्पादन में अगर अग्रणी राज्यों की बात करें जो हमारे भारत की, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गोवा, ठीक है, उसके अलावा झारखंड, कर्नाटक और तमिलनाडु भी एक लोहा उत्पादन है। और लोहे की अगर प्रमुख खदान की अगर हम बात करें, जो खाने हैं लोहे की, ठीक है, उसकी बात करें तो छत्तीसगढ़ में है एक बोलाडीला, और डाली राजघर रायगढ़ में है, ओडिशा में भी है, झारखंड की सिंह भूमि जिसे डल्टनगंज, और कर्नाटका में बाबू बुदन की पहाड़ियाँ, उनमें क्या कहते हैं लोहे की खदान खाने हैं जहाँ पे लोहा पाया जाता है। अगर असम में बात करें तो असम में सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य है असम, ठीक है, और राजस्थान दूसरे स्थान पर है तेल उत्पादक में। अगर हम बात करें असम में जो तेल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है, एक तो हो गए डिगबोई, नहर कटारिया, बदरपुर, पथरिया और शिवसागर और तिनसुकिया की अगर हम बात करें। अगर ब्रह्मपुत्र और सुरमा नदी घाटियां जो तेल उत्पादन के लिए जानी जाती हैं, और जो कोयला की तरह जो पेट्रोलियम भी एक अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, और जिसे न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी NELP जो 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी, NELP की 1999 में जिसकी शुरुआत की गई, और इसका तत्व भारत के विभिन्न भूभागों को ब्लॉक के रूप में आवंटित करके तेल की खोज, मतलब एक तेल की खोज के लिए इसका गठन किया गया था NELP का। जो ONGC कंपनी है, ठीक है, ONGC ये जो कंपनी है ONGC, ये भी एक महारत्न कंपनी है, ठीक है, 12 में से एक ये भी महारत्न कंपनी है ONGC, ये ध्यान रखना। और जो केरियन एनर्जी है उसे बाड़मेर में तेल उपलब्ध हुआ था, बाड़मेर जो राजस्थान में है, ठीक है, जिसमें कि रागेश्वरी, ऐश्वर्या, सरस्वती जो मंगला हैं उन सब के लिए इसे यूज किया था। अगर हम यूरेनियम की बात करें, ठीक है, अगर हम यूरेनियम की बात करते हैं, जो यूरेनियम है वो नाभिक ऊर्जा का एक स्रोत है जिसे येलो केक भी कहा जाता है, और भारत में इसके स्रोत सीमित हैं। और झारखंड में जादूगोड़ा, छत्तीसगढ़ में सरगुजा, राजस्थान में उदयपुर, आंध्र प्रदेश के नल्लोर जिले में जो सारक खान है और थुरेनियम के प्रमुख स्रोत हैं, लद्दाख और खांसी में भी यूरेनियम का पता चल जाता है। अगर सोने की बात करें, भारत में सोने का सबसे बड़ा भंडार है जिसे आइनक और उपभोक्ता है, परंतु भारत में जो मात्रा है वो 2 टन, सिर्फ 2 टन सालाना सोने का उत्पादन होता है। और सोने के कुछ प्रमुख खाने हैं, कर्नाटका में है कोलर व हट्टी खाने, आंध्र प्रदेश में है रामगिरी। अगर हम थोरियम की बात करें, अभी हमने यूरेनियम की बात की थी, अगर हम थोरियम की बात करें, जो थोरियम है वो मैग्नेजाइट के रूप में भी नदियां क्षेत्र में उपलब्ध है। इसका प्रयोग यूरेनियम 233 प्राप्त करने में किया जाता है। मतलब अगर हमें यूरेनियम 233 प्राप्त करना है, उसे लेना है, तो हम वो थोरियम की हेल्प से ले सकते हैं, ठीक है, जिसे तीसरे चरण के परमाणु रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है। अगर जो तीसरा चरण होगा उसके रिएक्टर में इसका यूज किया जाता है। और भारत में कम से कम लगभग 50,000 टन मैग्नेजाइट भंडार है, ठीक है, जो 300 वर्ष के लिए ऊर्जा आवश्यकता पूरा कर सकते हैं। और थोरियम के जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, ठीक है, उन सब से किया जाता है। अगर हम द्वारा की बात करें, जो पन्ना है और कालिंजर जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, हीरे की बात करें हम, ठीक है, वो सबसे है। अगर हम बात करते हैं सिलिका सैंड की, अगर हम बात करें, जो ऑप्टिकल फाइबर के निर्माण में सिलिका सैंड का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है और ऑप्टिकल फाइबर किसे कहते हैं, ठीक है, व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर। ये आई थिंक ना किसी क्वेश्चन में आया था, ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। हाँ, राजस्थान का एग्जाम हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन आया था ऑप्टिकल फाइबर, तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड था थोड़ा, बट ये थोड़ा अलग है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ये एक फाइबर है, एक तार है, वो आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है संचार क्रांति का एक आधार है, जो उत्तर प्रदेश में जो सिलिकॉन सैंड के उत्पादन के प्रथम स्थान में, और जो राजस्थान है वो दूसरे स्थान पर, और उत्तर प्रदेश ऑप्टिकल फाइबर में पहले स्थान पे, ध्यान रखिएगा। तांबे की बात करें, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। अगर हम अभ्रक की बात करें, इसे इंसुलेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड अभ्रक के प्रमुख उत्पादक है। जो कोडराम है, उत्तराखंड
अरबक की प्रसिद्ध खाने हैं। अगर हम बात करें सोरा या सेल्टर पीटर की बात करें, इसका प्रयोग बस्ता बनाने में किया जाता है। बिहार व पंजाब इसके प्रमुख उत्पादक हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम जिप्सम की बात करें, जो राजस्थान तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पाया जाता है जिप्सम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1 मिनट, तो हम कहाँ थे, हम थे ये सेल खाड़ी जो राजस्थान उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर इसमें ना कुछ दे रखे हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ पाई जाती है और कहाँ पर कितना पाया जाता है, हम उनके बारे में अब बात करें। टीन की बात करें, टीन बिहार में मिलती है। अगर हम निकल की बात करें, निकल कहाँ मिलता है, सीधा ओडिशा में मिलता है। ठीक है, ग्रेफाइट ओडिशा में मिलता है। डोलोमाइट आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में ये प्राप्त होते हैं। चूना पत्थर की बात करें, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश इधर मिलते हैं। मैं इसे थोड़ा जूम कर देती हूँ जिससे कि हमें दिखाई दे। अब आपको क्लियर दिख रहा है। अगर हम बालवेल की बात करें, सबसे ज्यादा राजस्थान में मिलता है। पन्ना की बात करें, पन्ना तो राजस्थान में बहुत ही मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें कोबल्ट की, ठीक है, कोबल्ट CO12 बोलते हैं कोबल्ट को, जो कि राजस्थान केरल में मिलता है। टंगस्टन की बात करें, जो राजस्थान की एक से देगन खान है। ठीक है, टंगस्ट। पाइराइट की बात करें, बिहार, राजस्थान। बैक्साइट की बात करें, ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़। अगर डेराइट की बात करें, आंध्र प्रदेश की जो कप्पड़ जिले की जो खान है वहाँ पे मिलता है। ठीक है, मैग्नीज की बात करें, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ग्रेनाइट की बात करें तो तमिलनाडु। ठीक है, और हाँ, ठीक है, ये सब इसकी खाने। अगर हम बात करें भारत के आदिवासियों की, अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे पहले एक हिस्ट्री में एक थे, उनका नाम है अमृतलाल विठल दास ठक्कर। ठीक है, जिन्हें हम ठक्कर बप्पा के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक आदिवासी थे। इन्होंने ही एक आदिवासी नाम दिया था। ठीक है, इन्हीं जनजाति, वनवासी या गिरिजन भी कहा जाता है। ठीक है, जो आदिवासी लोग होते हैं। और जो आर्टिकल 342 है, इसके तहत राष्ट्रपति द्वारा एक सूची तैयार की गई थी। और उस सूची में क्या था, 744 जनजातियां, जो जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक आदिवासियों वाले राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा में है। और अगर प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक जो आदिवासी वाले राज्य हैं, मिजोरम 94.5%, मेघालय 85.9%, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे सर्वाधिक आदिवासी वाले राज्य हैं जहाँ पर आदिवासी लोग पाए जाते हैं। अगर हम न्यूनतम की बात करें, ठीक है, न्यूनतम में सबसे ज्यादा गोवा, बिहार, यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा न्यूनतम पाए जाते हैं आदिवासी। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। और एक अगर हम बात करें, मुंबई की जो पारसी हैं, ठीक है, पारसी प्रजातियां से संबंधित है। और जो भारत की जो कुल आदिवासी है, मतलब कुल जो अब भारत में जो कुल जनसंख्या है आदिवासियों की, वो 8% है। और अगर हम भारत की सबसे बड़ी जनजातियों की बात करें, ठीक है, एक है गोंडा, भील, संथल, उरवा, ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, ये ध्यान रखना। अगर हम गोंडा की बात करें, गोंडा छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है, जो 16वीं शताब्दी से, मतलब जो रानी दुर्गावती थी उनकी शताब्दी से ये चले आ रहे। अगर हम भील की बात करें, तो साहित्य में वर्णित सबसे पुरानी जनजाति, ठीक है, किसे कहते हैं, भील को ही कहते हैं, जो सबसे साहित्यों से जो चली हुई आ रही है। ठीक है, जैसे धनुष बाण जिन्होंने बनाए थे, धनुष बाण किसने बनाए थे, भीलों ने ही बनाए थे, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में पाए जाते थे। और जो भीलों का जो अग्रदूत कहा जाता था ना, वो कहा जाता था मोतीलाल तेजवत को, जिन्हें भीलों का अग्रदूत, जिन्होंने भील एक जनजाति स्थापना की थी। ठीक है, अगर हम संथल की बात करें, संथल क्या है, संथाल एक झारखंड के निवासी है। और इस क्षेत्र को एक तरह से संथाल परगान भी कहा जाता था, जो कि 1855 से लेकर 56 में सिंधु और कन्हू के नेतृत्व में संथालों ने बिक्री बिकाओ जो बाहरियों के विरुद्ध एक तरह से विद्रोह किया था। ठीक है, और अगर हम उरवा की बात करें, उरवा क्या है, एक झारखंड में उड़ीसा के निवासी है उरवा। अगर हम नागा की बात करें, जो नागा है वो नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम के क्षेत्रों में पाई जाती है, उनके निवासी है नागा। जिसे कि इसमें एक प्रथा विद्वान है, वो है प्रथा स्वयंवर प्रथा जो होती है, वो
नागा जो जनजाति है उसमें होती है। और जो छोटे पुत्र को पिता की संपत्ति प्राप्त होती है, जो छोटा पुत्र होता है, ठीक है, उससे पिता की संपत्ति प्राप्त होती है, लेकिन जो सबसे बड़ा पुत्र होता है मतलब बेटा होता है, उसे नहीं मिलती, छोटे को मिलती है। ये एक लड़ाकू जनजाति होती है, मतलब हर टाइम लड़ती रहती है। और इससे इसकी ना एक तरह से, 1 मिनट में से जूम करती हूँ, थोड़ा दिख नहीं रहा है, हाँ, एक इनकी एक संस्था बनाई गई है, ठीक है, जो कि NSCN की कोई गुट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एक संस्था बनाई गई थी नागा प्रजातियों के लिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं राजस्थान में जो अनुसूचित जाति के रूप में इन्हें चिन्हित किया जाता है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा में इन्हें OBC में शामिल किया जाता है, किसे, नागा को, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और जो मतलब गुज्जर, ठीक है, अगर हम गुज्जर की बात करें, जो मुख्यतः पशुपालन में कृषि से जुड़े रहते हैं, ये बात बिल्कुल हकीकत है। और जम्मू कश्मीर के जो, अगर हम बात करें इनके, तो ये क्या रहते हैं, इनके अनुयायी रहते हैं, जो इस्लाम लोग होते हैं वो इनके मतलब जो इनके अनुयायी है। अगर हम बात करें बकरवाल की, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर के निवासी होते हैं, जो इस्लाम के अनुयायी होते हैं, ठीक है, जो बकरियां पालने के कारण इन्हें ये नाम दिया जाता है, क्योंकि ये क्या कहते हैं, एक तरह से बकरियां पालते हैं। और देन इनके सबसे पहले, और अगर हम बात करें कुकी की, जो मणिपुर की जनजाति जिसे हिंदू धर्म के अनुयायी मानते हैं, ठीक है। अगर मैत्री की बात करें, जो मणिपुर की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है मैत्री, जिसे हिंदू धर्म के ये अनुयायी आती है, कौन सी, मैत्री जनजाति, ठीक है। अगर हम बात करें, एक जनजाति है अंडमान निकोबार की जनजाति, जो कि प्राचीन जनजाति है, जिसे कि भारत की सबसे छोटी जनजाति माना जाता है, जिसकी जनसंख्या जो है सिर्फ 105 है, और ये सबसे छोटी जनसंख्या है, मतलब जनजाति है, ठीक है, जो अंडमान निकोबार के निवासी हैं, जो पाई जाती है अंडमान निकोबार में, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, अगर हम टोडा की बात करें, जो नीलगिरी की निवासी होती है टोडा, ठीक है, टोडा कहाँ की निवासी होती है, नीलगिरी की निवासी है, जिसमें कि सबसे ज्यादा भैंस पाल, मतलब जो बफेलो होती है, भैंस होती है, उन्हें पाला जाता है। और इसमें जो प्रथा विद्यमान है वो है बहुपतित प्रथा, इसमें विद्यमान है। अगर हम थारू जनजाति की बात करें, जो गोरखपुर की तराई के निवासी होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा महिला प्रमुख को रानी कहा जाता है। और थारू जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, जिसे थारू, ये क्वेश्चन आया था एक बार कि दीपावली का जो शौक है, ठीक है, मतलब कौन सी ऐसी जनजाति है जो दिवाली के दिन शौक के त्योहार के रूप में बनाती है, ठीक है, तो वो कौन सी जनजाति है, थारू। और ये क्वेश्चन आया था, आप एग्जाम पेपर उठाकर देखना, ये क्वेश्चन आया था, या आया था एक तो एक ये क्वेश्चन आए थे, एक तो राजस्थान के जो BDO का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था। और ये जो थारू जनजाति क्वेश्चन है, हाँ, ये एक बार आया था, CHSL के एग्जाम में भी आया था, और जो CGL के एग्जाम में भी आया था, जो 2021 का आप पेपर उठाकर देखना, उसमें ये थारू जनजाति आई थी। अगर हम बात करें भोटिया की बात करें, जो सिक्किम व उत्तराखंड के निवासी हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, भोटू इनकी भाषा होती है। और ये लोग स्नान ना करने के कारण जाने जाते हैं। अच्छा, जो भोटिया लोग होते हैं वो स्नान ही नहीं करते, तो इनके मतलब बताओ, स्नान नहीं करते, नहाते नहीं है ये लोग। अगर हम मुंडा जनजाति की बात करें, जो झारखंड के निवासी होते हैं, ठीक है, जिन्हें बिरसा मुंडा कहा जाता है। अगर हम बिरसा मुंडा की बात करें, ठीक है, अभी 2021 में रिसेंटली करंट अफेयर की न्यूज है, जो एक तरह से बिरसा मुंडा वो बनाई गई थी, जो हमारे वो थे प्राइम मिनिस्टर। तो हम बात कर रहे थे जो बिरसा मुंडा की जो बात कर रहे थे, ठीक है, जो बिरसा मुंडा होते हैं वो एक झारखंड के निवासी थे। और जो झारखंड के लोग थे ना, जो बिरसा मुंडा जी थे, ठीक है, उन्हें एक तरह से भगवान के रूप में मानते थे, क्योंकि, और अगर हम बिरसा मुंडा के, चलो इनसे थोड़ा हटके बात करते हैं, हिस्ट्री से लेकर, ठीक है, हिस्ट्री की बात करते हैं हम थोड़ा सा बिरसा मुंडा के बारे में, क्योंकि जो बिरसा मुंडा है, ये 2021 में जो एग्जाम हुए थे उनमें आया था बिरसा मुंडा, क्योंकि जो हमारे जो इन्हें जो बिरसा मुंडा है, इन्हें फ्रीडम फाइटर भी बोला जाता है। ये एक फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, जब इनका जन्म हुआ था, ये 15 नवंबर 1875 रांची में इनका जन्म हुआ था। और ये एक फ्रीडम फाइटर थे, हीरो थे एक ये, ठीक है। और ये जो बिलोंग करते थे वो मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे, मतलब कि एक मुंडा जाति है, इनसे बिलोंग करते थे। और इसमें क्या था, इन्होंने एक तरह से जो रिलीजियस लीडर थे, मतलब जो धर्म के अकॉर्डिंग, मतलब ये एक लीडर थे, ठीक है। और अगर हम इनकी बात करें, ठीक है, जो
जो बंगाल प्रेसिडेंसी की बात करें, जिसे अब झारखंड में बोला जाए, जो 9th सेंचुरी थी, उनके जो ब्रिटिश राज चल रहा था, ठीक है, जो अंग्रेजों का जो ब्रिटिश राज था, ठीक है, उसके विद्रोह के लिए इन्होंने अगलुलान कहा जाता था इन्हें, ठीक है, जो इन्हें उल गुलान कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कहता है, विद्रोह किया था, इसीलिए इन्हें फ्रीडम फाइटर बोला जाता है। तो इसी के ही अकॉर्डिंग जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या करा था कि जो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जो फ्रीडम फाइटर थे, उनकी जयंती आई थी, ठीक है, उनका मतलब बर्थ एनिवर्सरी थी, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने 15 नवंबर को जो प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या किया कि 15 नवंबर को इनकी जयंती बना दी कि बिरसा मुंडा जयंती। और ये न्यूज में भी बहुत था, बहुत ये न्यूज में आया है। और इन्होंने क्या है, एक तरह से ट्राइबल मूवमेंट भी बहुत करा है। जो ट्राइबल मूवमेंट थे झारखंड, ओडिशा, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, इन्होंने एक तरह से बहुत ट्राइबल किया था। और जो ब्रिटिश सिस्टम था, ठीक है, उनसे क्या, उनके अगेंस्ट, उनके विद्रोह में थे ये, और इसीलिए इन्हें एक फ्रीडम फाइटर भी बोला जाता है। और जो रिसेंटली अभी मैंने जो बताया था, जो बिरसा मुंडा जी थे, इनकी एक तरह से जयंती बनाई गई थी किसकी, प्राइम मिनिस्टर की अकॉर्डिंग, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने इनकी जयंती बनवाई 15 नवंबर। और ये क्वेश्चन फंसा था, ठीक है। अगर हम बात करें कोल की, जो मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के निवासी है, जो महाराष्ट्र में कोली के नाम से जाने जाते हैं, जो मत्स्य पालन, ठीक है, जो मत्स्य पालन इनका प्रमुख व्यवस्था है, और जो बरेली मुंबई के मूल निवासी हैं। और 19वीं शताब्दी में जो कोलियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था, एक विद्रोह किया था, तो उसी के अकॉर्डिंग इन्हें भी जो कोली लोग हैं, इन्हें फ्रीडम फाइटर बोला जाता है, ठीक है। और ये छोटी छोटी चीजों से ही एक तरह से क्या है, जनजाति बनी है, ठीक है। अगर हम बात करें चकम जनजाति की, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो बिरसा मुंडे हैं, ये तो इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि ये 2022 में, और एक जो थारू जनजाति है ये, ठीक है, और एक ये जो टोडा जनजाति है ये, ठीक है, और एक ये कोल जनजाति, ये कुछ ये जनजाति है जो कि एग्जाम में फंसी थी, ठीक है, एग्जाम में ये फंसे थे क्वेश्चन, और आए भी थे। अगर हम बात करें भोपाल की, भोपाल के अगर हम बात करें भोपाल की, तो भोपाल की जो केरल में मालाबार क्षेत्रों के निवासियों को भोपाल, अच्छा, मोपाल कहा जाता था, जो 1836 से 54 के मध्य अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने 12 विद्रोह किए थे। और 1925 में एक हुआ था मोपाला विद्रोह, एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है 1921 का, ठीक है। अगर हम और जनजातियों की बात करते हैं, जैसे लाहौल हिमाचल प्रदेश, लुसाई मिजोरम, वारली महाराष्ट्र, ये कुछ जनजाति हैं जो कि अलग अलग देशों में रहती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें भारत के परिवहन के साधन की, अगर हम बात करें विश्व में परिवहन साधन, अगर हम विश्व में परिवहन साधन की बात करें, ठीक है, जो सड़क मार्गों की जो लंबाई के अनुसार, अगर हम बात करें जो रोड है, ठीक है, अगर रोड की लंबाई के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आता है हमारा यूएसए, फिर उसके बाद आता है इंडिया, फिर चीन। और अगर हम विश्व में बात करें, ठीक है, जो यूएसए वो फर्स्ट रैंक पे है, भारत सेकंड पे है, और जो चीन है वो थर्ड रैंक पे है, अगर हम सड़क मार्गों की बात करें तो, ठीक है। तो अगर हम परिवहन की बात कर ही रहे हैं, तो भारत में कुल बड़े जो बंदरगाह हैं वो 13 बंदरगाह हैं, और जिन्हें की संघ सूची में शामिल किया गया है। और जो 6 बंदरगाह हैं, 6 बंदरगाह पश्चिम तट पर हैं, और 6 बंदरगाह कहाँ है, पूर्वी तट पर है, और एक है पोर्ट बेलियर में, ठीक है। अगर सर्वाधिक जो 3 बड़े बंदरगाह हैं वो तमिलनाडु में हैं, और छोटे और जो मझले हैं वो संबंधित सूची में है। और इस प्रकार कुल 187 ऐसे बंदरगाह हैं जो सर्वाधिक कहाँ है, छोटे बंदरगाह महाराष्ट्र में है। अगर हम पश्चिमी तट के बंदरगाह की बात करें, ठीक है, जो पश्चिमी तट के जो बंदरगाह हैं अगर हम उनकी बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है वो गुजरात, जिसका नाम है कटडाला। यह एक जुआरी बंदरगाह है जो कच्छ के राणा और कर्क रेखा के निकट है। अगर हम कर्क रेखा की बात करते हैं, ठीक है, कर्क रेखा की अगर जियोग्राफी की अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो कर्क रेखा का नाम आया है, तो हम कर्क रेखा की बात करते हैं, ठीक है। जो कर्क रेखा है, ठीक है, सबसे पहले हम एक मैप बनाते हैं छोटा सा, सिर्फ नॉर्मल समझने के लिए, ठीक है, कि कर्क रेखा से रिलेटेड समझने के लिए हम बनाते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम बात करते कर्क रेखा की, ठीक है।
अगर हम बात करें जो अफ्रीका के जो कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, अफ्रीका का कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर तीनों रेखाएं, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ये तीनों अफ्रीका कॉन्टिनेंट को काटती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारा अफ्रीका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जो कर्क रेखा है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जो कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? वो है सहारा मरुस्थल। ठीक है, और जो कर्क रेखा को जो नदी काटती है, ठीक है, जो नदी काटती है कर्क रेखा को, वो काटती है यू नदी, मतलब यू की शेप में नदी, जिसे हम कहते हैं माही नदी। माही नदी क्या करती है? वो कर्क रेखा को काटती है। ठीक है, और जो कर्क रेखा के पास में, और जो माही नदी है ना, वो कहाँ पर है? साउथ राजस्थान में। ये ध्यान रखना, माही नदी कहाँ है? साउथ राजस्थान में, जो कि कर्क रेखा को काटती है और जो सहारा मरुस्थल में। अगर हम भूमध्य रेखा की बात करें, ठीक है, भूमध्य रेखा, अगर हम बात करें भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा में एक झील है, उसका नाम है विक्टोरिया झील। ठीक है, और जो भूमध्य रेखा को जो नदी काटती है, वो काटती है कांगो नदी। ये ध्यान रखना, कांगो नदी। कांगो नदी किसको काटती है? भूमध्य रेखा को। और माही नदी किसे काटती है? कर्क रेखा को। और कौन से शेप में? यू शेप में। और महानदी कहाँ है? साउथ राजस्थान में है। और कर्क रेखा में, कर्क रेखा के पास यहाँ पे इस साइड में एक मरुस्थल है, उसका नाम है सहारा मरुस्थल, जो सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, सेकंड भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा में कौन सी झील आती है? विक्टोरिया झील। और भूमध्य रेखा को कौन सी नदी काटती है? तो काटती है वो कांगो की नदी। अगर हम बात करें मकर रेखा, किसकी? अगर हम बात करें मकर रेखा, हमने यहाँ पे तीनों रेखा एक साथ कंप्लीट कर ली। मकर रेखा की बात करें, मकर रेखा में क्या होता है? एक तरह से मकर रेखा में अगर मकर रेखा की हम बात करें, मकर रेखा में एक आती है गलिम्पोप, जो 2 बार, ठीक है, जो 2 बार काटती है, एक नदी है गलिम्पो नदी। ठीक है, गली पोपे की नदी है, जो कि 2 बार मकर रेखा को काटती है। अगर अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर बात करें, शायद फैन नहीं चल रहा है, देखो चल गया चल गया चल गया। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक पर्वत आता है, उसे कहते हैं एटलस पर्वत, मतलब एटलस माउंटेन। ठीक है, और साउथ अफ्रीका में एक जनजाति पाई जाती है, उसे कहते हैं बुशमैन जनजाति। ठीक है, बुशमैन जनजाति, जो कि कालाहारी में पाई जाती है, जो जमबाजी की एक नदी है, वहां पे पाई जाती है। कौन सी नदी? जमबाजी नदी। तो आज हमने क्या करा है, कर्क रेखा के अकॉर्डिंग आज हमने पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ लिया। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इसे एक बार मैं रिवीजन करती हूँ, आप सुन लीजिएगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट 3 रेखाओं को काटती है, कर्क रेखा, मकर रेखा, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट को तीनों रेखाएं काटती है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। कर्क रेखा के पास कौन सा मरुस्थल है? सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल। कर्क रेखा कौन सी नदी काटती है? महानदी काटती है। कौन सी शेप में काटती है? यू शेप में। और महानदी कहाँ है? साउथ राजस्थान। भूमध्य रेखा की बात करें, भूमध्य रेखा में कौन सी झील आती है? विक्टोरिया झील आती है। और भूमध्य रेखा को कौन सी नदी काटती है? तो वो काटती है हमारी कंगो नदी। मकर रेखा की बात करें, मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो वो है गलिम पोप नदी। ठीक है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करूं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कौन सा पर्वत है? तो उसका नाम है एटलस पर्वत। और यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो यहाँ पर पाई जाती है बुशमैन जनजाति, जिसे कहते हैं कालाहारी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखो, हमने आज क्या क्या, हमने कर्क रेखा ही पढ़ लिया। ठीक है, कर्क रेखा का ही नाम आया और हमने कर्क रेखा ही पढ़ लिया। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बात करें न्यू मैंगलोर कर्नाटका, इसे बंदरगाह से खुर्दा मुख्य स्टील प्लांट से स्टील प्राप्त किया जाता है। मतलब इस बंदरगाह से क्या प्राप्त किया जाता है? स्टील। अगर कोच्चि केरल की बात करें, एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो पूर्वी तट के बंदरगाह में है। अगर नूनी कोरिन की बात करें, तमिलनाडु में ये स्थित है, ये भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह है। अगर चेन्नई तमिलनाडु की बात करें, ये समुद्र पर स्थित कृत्रिम बंदरगाह है और जो वर्तमान बंदरगाहों में सबसे पुराना है। और ये भारत का दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो पोर्ट बेलियर है, क्योंकि एक बंदरगाह जो पोर्ट बेलियर में है, जो भारत का एक नवीनतम बंदरगाह है, पोर्ट बेलियर बंदरगाह, जिसकी स्थापना की गई थी इंटीग्रेटेड कंपाउंड की। ठीक है, इसका प्रयोग सामूहिक उद्देश्य में किया जाता है। पश्चिम बंगाल में
जो सागर तथा आंध्र प्रदेश में जो दुर्गराजपट्टनम बड़े बंदरगाह प्रस्तावित हैं उनके लिए पोर्ट ब्लेयर बनाया गया था, जिसमें कि एक चलाई गई थी सागरमाला परियोजना, जो 15 अगस्त 2003 को यह परियोजना प्रारंभ की गई थी, जिसके कि 3 चरण थे। एक तो बंदरगाहों का विकास, जहाजरानी क्षमता का विकास और देश के अंदरूनी भागों को बंदरगाह से जोड़ना। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया था पोर्ट ब्लेयर का कि पोर्ट ब्लेयर में पोर्ट ब्लेयर क्या है। तो पोर्ट ब्लेयर क्या है, एक नवीनतम बंदरगाह है जो कि एक परियोजना के अकॉर्डिंग चलाया गया था 15 अगस्त 2003 में, जिसके कि इसके 3 चरण थे इस परियोजना के: बंदरगाह का विकास, जहाजरानी क्षमता का विकास और देश के अंदरूनी भागों का बंदरगाह से जोड़ना। और ये जो सागरमाला परियोजना है, इसका नाम ध्यान रखना, सागरमाला परियोजना। अब बात करते हैं समुद्रम परियोजना की बात करें, जो ये एक प्रस्तावित परियोजना है जो भारत और श्रीलंका के बीच एक समुद्र का निर्माण किया जाना है। जो भारत और श्रीलंका के बीच की जो कुल दूरी है वो 17 किलोमीटर है, मतलब 70 किलोमीटर है, जिसमें कि 22 किलोमीटर जो है रेनीला भूखंड है और उसके बाद जो है 48 किलोमीटर जो चट्टानों की एक संखला है। और भारतीय इसे राम सेतु के रूप में जानते हैं और वर्तमान में इसे एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब परियोजना के सकारात्मक अगर पहलू की बात करें, ठीक है, भारतीय जहाजों को श्रीलंका के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। इसमें ईंधन और जो समुद्री मील की दूरी है, इससे क्या होगी, बचत होगी। अगर नकारात्मक की बात करें, जो समुद्री जैव विविधता है वाले क्षेत्र जो मन्नेर की खाड़ी से प्रभावित होते हैं, वो कहते हैं मूंगों की चट्टानों का निर्माण नहीं होगा। जो 1 से 3 समुद्री जीव का अभ्रय स्थल जो श्रीलंका के बंदरगाह उजड़े हो सकते हैं। इस क्षेत्र में मोनोजाइट के अखर्त भंडार है, जिस पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। और जो तटीय क्षेत्रों की जो सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। तो आज हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है बंदरगाह, और जो मतलब इसके अगर हम बात करें विश्व में परिवहन की अगर हम बात करें, आज हमने वो पढ़ा है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा है। अब आते हैं हमारे राष्ट्रीय जलमार्ग। अब जो राष्ट्रीय जलमार्ग है हम वो कल कवर करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देती हूँ। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि विश्व में शीर्ष 3 ही बंदरगाह हैं। अगर हम बात करें 3 बंदरगाह विश्व में शीर्ष पर स्थानों पर, मतलब सबसे ऊंचे स्थानों पर, जो जो अगर हम बात करते हैं सिंगापुर, संघाई और हांगकांग, ये 3 हैं। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा शीर्ष स्थानों पर पाए जाते हैं ये 3 बंदरगाह। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो आज हमने कर्क रेखा, मकर रेखा, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, वो हमने पढ़ लिया। अगर ऐसे कुछ टॉपिक्स क्वेश्चन नए नए आएंगे तो हम उसको जरूर मतलब लेंगे, अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब हम जो हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग बचा है, ठीक है, वो अब हम इसे कल कवर करेंगे, हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग। ठीक है, तो इसी के साथ अपने अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, लगन से स्टडी करो और ये पेपर निकाल दो। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। ठीक है, और आपका भी, अगर आप हमें सपोर्ट करोगे ना, तो हम आपको तो सपोर्ट कर ही रहे, लेकिन इससे ज्यादा और आपको हम सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड देन ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।